जय हिंद। मैं रेनू देसी विदेशी ग्लोबल चैनल से आप सभी का स्वागत है चैनल पर। और आज हम फिर एक स्टोरी के साथ आए हैं जीवनी आंटी के साथ। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हो कि बहुत ही मोटिवेट होते हैं हम उन कमेंट से, तो आप सबका हाथ जोड़ के धन्यवाद। दूसरा, आज हम जीवनी आंटी के साथ आए हैं। जीवनी आंटी का जो बर्थ है वो 1952 में 1952 में हुआ था। और उस टाइम तो लड़कियों को बहुत कम पढ़ाते थे, तो आंटी ने एमए बीएड कर रखी है और आंटी टीचर थे, वहां से रिटायर्ड हो रखी हैं अब। और दूसरा, आंटी ने एक बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रखी है। बहुत कम लड़कियां करती हैं, ऐसी करती तो है पर बहुत कम करती हैं आजकल के टाइम में। तो आंटी इकलौते संतान है इनके पेरेंट्स के, और इन्होंने जो अपने हिस्से की जमीन जायदाद थी वो अपने चाचा के बेटे को दे दी, उनके नाम करवा दी। हालांकि आजकल की लड़कियां तो सगे भाई के साथ भी केस कर देती हैं जमीन के लिए, पर आंटी ने अपनी सारी जमीन अपने चाचा के बेटे को दे दी। ये बहुत अच्छी मिसाल कायम कर रखी है। मतलब आंटी ने रेडियो प्रोग्राम्स में भी काम कर रखे हैं। तो आज आंटी से ना डिटेल में पूछेंगे कि उस टाइम पैदा होके आंटी ने कैसे पढ़ाई की और क्या क्या संघर्ष किया अपनी लाइफ में। और उस टाइम पढ़ाई में बहुत सारी चुनौतियां भी आई होंगी आंटी की लाइफ में, तो वो सारी पूछेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रही। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, सदा सुखी रहो बेटा, बहुत सारा आशीर्वाद। थैंक यू आंटी। बेटा, सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरे हाथ जोड़ के राम राम। बेटा, मेरा गांव है देरी, जहाँ देवी का मेरा मेला लगता है, बहुत फेमस गांव है। और मेरी ससुराल है सिमली। बेरी झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, सिमली रोहतक डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और मेरी एजुकेशन जो है 10वीं तक तो गांव में हुई, और ग्रेजुएशन मैंने आगरा से की, आगरा यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मेरे पिताजी सर्विस में थे, मैं वहीं पे। अच्छा आंटी, तो उस टाइम तो आंटी बेटियों को बहुत कम पढ़ाया करते। हाँ बेटा, मैं छोटी थी, मेरे ख्याल में मैं स्कूल भी नहीं जाने लगी होंगी। छुट्टियां होती थी तो मैं बाबूजी के पास चली जाया करती, मैं और मेरी माँ। मेरे दादाजी थे, दादी जी और चाची थी, वो उनको संभालती थी। और मेरे दादाजी जो थे, वैसे तो आर्मी से रिटायर्ड थे, सूबेदार थे, लेकिन तो हिंदी नहीं आती थी, उनको उर्दू आती थी। तो चिट्ठी आती मेरे बाबूजी की, मेरे चाचा जी की, तो किसी को बुला के लाया करते अड़ोस पड़ोस से। बड़ी दिक्कत होती थी। मेरे बाबूजी एक बार आए तो दादाजी बोले कि बेटा, इस लड़की को चिट्ठी लिखनी सिखा देना, जब मैं जा रही थी वहां पे। अच्छा। तो बाबूजी मेरे को पढ़ाने लगे, नीचे चटाई बिछा दी, मेरे को सारा सीन याद है। कुर्सी पे बैठे बाबूजी, और मैं बोला क ख ग घ अड़े। ये बाबूजी ने मेरे को याद करने के लिए बोला, मैं क ख ग बोलूं, भय को छोड़ के फिर अड़े बोल दूं कई बार। तो बाबूजी को गुस्सा आया और बाबूजी ने मेरा थप्पड़ मारा जोर से, पूरी उंगलियां चप गई मुंह पे। और फिर बाबूजी ऑफिस चले गए थे, लंच में आए थे उस टाइम पे। और वो आए तो मेरे लिए पेड़े लेके आए बाबूजी। और उसके बाद बाबूजी ने कभी भी नहीं मारा मेरे को। माँ तो मेरी मार दिया करती, गुस्सा भी कर दिया करती, लेकिन बाबूजी ने जिंदगी में वो पहला थप्पड़ मुझे मारा बेटा। और मैं जो है, फिर अगले दिन से बाबूजी ने ट्यूटर रख दिया मेरे लिए, ट्यूटर आता था। और मैं चिट्ठी, राइटिंग मेरी अच्छी नहीं बनी क्योंकि मैं बहुत जल्दी लिखने लगी ना, तो मैं चिट्ठी लिख लेती थी, पढ़ लेती थी। और मेरे दादाजी अड़ोस पड़ोस में से लोगों को बुला के दिखाते थे कि बेटा पढ़ के सुनाओ चिट्ठी, देखो मेरी बेटी कैसे चिट्ठी पढ़ती है, और ये बहुत हमारा नाम करेगी, बहुत ऊंचे जाएगी, ऐसे बोलते थे। अड़ोस पड़ोस में बेटी सब मेरे से चिट्ठियां लिखवाते थे। वो से एक हमारी दादी थी पड़ोस में, मेरी दादी की सहेली, वो कहती कि बेटा हमारी चिट्ठी लिख दे। तो कहती है कि मैंने किसी लड़के से लिखवाई, वो गलत लिख देता है, तुम अच्छी चिट्ठी लिखती है। और वो सारी बातें कहती थी कि मैं अपनी बेटी को लिखवाती थी कि बुढ़ा गई थी और 4 तिल की लाई हूँ, और ले जा आ जा, इस तरह की बातें लिखवाती थी। और पड़ोस में जो लड़कियां थी जिनकी शादी हो चुकी थी, जिनके हस्बैंड आर्मी में थे, उनकी चिट्ठियां आती थी, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो वो भी मेरे से चिट्ठी पढ़वाती थी और लिखवाती थी। कितने साल की थे आंटी उस टाइम आपने चिट्ठी पढ़नी और लिखनी शुरू कर दी थी? मतलब इसका मतलब जब मैं कह गए गड़े सीख रही थी, तो इसका मतलब मैं स्कूल नहीं जाने लगी, 6 साल के करीब ही शायद मेरी एज हो। अच्छा, मतलब स्कूल जाने से पहले ही पढ़ने लग गए थे आप? हाँ बेटे, हाँ, ये मेरे दादाजी की फरमाइश पर। बहुत अच्छी बात आंटी, ये तो स्कूल जाने से पहले मतलब चिट्ठी लिखने भी लग गए, पढ़ने भी लग गए। हाँ बेटे, हाँ। बहुत बढ़िया बात आंटी। मेरे पिताजी और चाचा जी दोनों ही एजुकेटेड थे बेटा।
और गवर्नमेंट जॉब में थे, और वो चाहते थे कि भी हमारी बेटी पढ़े लिखे। मेरे चाचा जी के 3 बेटे हैं और मैं अपने पिताजी की एक ही बेटी हूँ। और हमारा परिवार बहुत ही अच्छा परिवार, जिनका आपस में अभी भी बहुत ज्यादा मेल जोल और प्रेम प्रीत है। तो यूं सोच के कि भाई हम अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, ज्यादातर जो लोग जमींदारा करते थे बेटा, वो सोचते थे कि लड़की हमारे काम में हाथ बटाएगी, इसलिए उन लड़कियों को कम पढ़ाया जाता था। और इसलिए मैं पढ़ पाई कि मेरे पिताजी और चाचा जी ने इच्छा जाहिर की ये करने की, और उन्होंने मेरे को शिक्षा दिलवाई। तो उस टाइम पे आंटी जैसे लोग यूं कहते थे कि ना लड़की को मत पढ़ाओ, लड़की की तो शादी कर दो, तो आपके पेरेंट्स को भी इस टाइप की बातें सुनने को मिली थी? हाँ बेटे, मतलब 10वीं के बाद जैसे मैं 11वीं में हुई तो मेरी सगाई कर दी। परिवार ने दबाव बनाया। मेरी कजन, मेरे ताऊ जी की बेटी मेरे से 9 महीने छोटी थी, और वो कहने लगे कि भाई ये तो पढ़ नहीं रही है, पहले बड़ी की शादी करो। तो मेरे पिताजी ने मना तो किया, लेकिन पहले बेटा परिवार का मान रखते थे आपस में भाइयों का, और मेरे ताऊ जी की बात मान के मेरी सगाई कर दी। लेकिन शर्त ये रखी कि शादी जो है कर देंगे हम 1 साल के बाद, लेकिन जब लड़की ग्रेजुएशन कर लेगी उसी के बाद हम भेजेंगे। और पहले बेटा 1 साल, 2 साल या 3 साल के बाद लड़की को भेजते थे। तो मेरे को तीसरे साल, वो कहते थे ना, दूसर लेके मैं तीसरे साल आई थी जब मैंने बीए पास कर ली। अच्छा आंटी, तो फिर एमए और बीएड उसके बाद की आंटी आपने शादी के बाद? हाँ बेटे, वहाँ यूपी में जो है एग्जाम लेट होते थे, अपने हरियाणा में एग्जाम जल्दी होते थे। और यहाँ पे एडमिशन हो चुके थे बीएड में, वहाँ रिजल्ट लेट आया तो 1 साल मेरा गैप ईयर हो गया। उसके बाद अगले साल मैंने बीएड में एडमिशन लिया, और इसके साथ साथ भगवान ने मेरे को मातृत्व सुख भी दे दिया। जब मैंने बीएड का एग्जाम दिया तो मेरा बेटा 4 महीने। तो आंटी आपके सास ससुर ने भी मना नहीं किया शादी के बाद पढ़ाई के लिए? क्योंकि उस टाइम तो बहुत कम लोग पढ़ाते थे बहुओं को। नहीं बेटा, मेरी सास को बहुत शौक था। वो चाहती थी कि हमारी बहू पढ़े, भाई अच्छा करे। हाँ, और बहुत ही उन्होंने को कोऑपरेट किया, मेरे को बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया। उस टाइम तो मेरे मतलब बहुत रोक टोक होती थी, लेकिन हमारा परिवार जो है ना, बहुत एडवांस परिवार था। आप यूँ सोच लो कि सन 1973 में हमारे घर में पर्दा नहीं होता। मेरे जो जेठ जी हैं वो कर्नल थे आर्मी में, कर्नल रिटायर्ड हुए हैं। और मेरी सास उनके पास गई तो उन्होंने देखा वहां का आर्मी का, तो आपको पता है बहुत खुला माहौल हाँ होता जी, है। हाँ जी। तो वो आई तो बोली कि नहीं, सब इकट्ठे बैठो और ये घूंघट वगैरह खोल दो। तो मेरे को बड़ा अजीब लगा। मेरी सास बोली टेबल पे खाना लगा लो, सब इकट्ठे खाएंगे। और मैंने घूंघट उतार रखा, कैसे खोल दूं एकदम से। मैंने कहा भाई एकदम से नहीं कर सकती, अगली बार आएंगे तो मैं घूंघट खोल दूंगी। तो चले गए। अगली बार आए तो तेरे अंकल जी दादरी पोस्टेड थे, और मैं उस टाइम पे गैप ईयर था मेरा, और जेठ जिठानी दोनों ही आ गए। और मैं खाना बना के किचन में जाके बैठ गई। मेरे जेठ बोले बुला के लाओ। ये बोले कि शर्म आ रही है, खोल नहीं पा रही है। फिर बोले भाई हम या तो हमारा सामान पैक कर दो, वरना घूंघट खुलवा दो, काम ये की होगा। फिर मैंने कहा कि आज आज रहने दो, कल सुबह उठूंगी ना तो मैं घूंघट नहीं करूंगी। तो अगली उठी, मैंने सिर्फ गले में चुन्नी डाली और मैंने कहा भाई साहब नमस्कार जी। जैसे हम गाँव में गए हुए थे और कोई बाहर से कोई आदमी आएगा तो मैंने घूंघट निकाल लिया। तो मेरा बेटा मेरे जो जेठ जी हैं सारे बच्चे उनको डैडी बोलते हैं। बोले डैडी देखो मम्मी बहू बन गई, डैडी देखो मम्मी। और मेरे को बहुत खराब लग रहा था, ये क्या बोल रहा है। तो मतलब कोई बाहर से आता था बेटे, ये नहीं है कि गांव में भी हम पर्दा नहीं करते थे। घर में हम जैसे मेरे ससुर से जेठ से पर्दा नहीं करते थे, लेकिन बाहर जाते थे हम, या बाहर से कोई आदमी हमारे घर में आता था तो पर्दा करते थे। मेरी ससुराल की तरफ से भी बेटे सारा परिवार बहुत ही सीधा है। एक बार क्या हुआ कि मेरी सास जो है मेरी जेठ के साथ चली गई थी, और मेरे ससुर और मैं दोनों रहते थे। तेरे अंकल जी जो थे वो हफ्ते में आकर थे दादरी से। तो मैं नहाने हम ऊपर रहते थे, नहाने के लिए मैंने बाल्टी पानी की रखी और मैं कपड़े लेके आई। मुझे याद आया कि मैं कुछ भूल के आ गई, और मैं जैसे आई तो मेरे को बाल्टी नहीं मिली वहां पे। मैं सोचने लगी कि कहाँ गई बाल्टी, कहाँ गई, मैं बहुत परेशान हो गई। फिर मैं ऊपर गई तो मैंने देखा बाल्टी ऊपर रखी हुई है, और मेरे इनके चाचा जी जो है भाई मेरे तीसरे वो लेटे
चारपाई पे, और उन्होंने शायद ये सोचा कि बहू से बाल्टी ऊपर नहीं लेके जाए जा रही है, और वो ऊपर बाल्टी को तो ऐसा होता था बेटे। हाँ, और जैसे घर के सामने कुआं था, हम्म, हमारा गाँव तो कस्बा था। हम छोटी-सी थी तब भी हमारे घर में नल लगे थे। और जैसे मैं बहुत लाडली थी तो 6 आदमियों के बीच में एक तो ज़्यादा काम भी मेरे से नहीं करवाते थे। और जब मैं आई तो मैं अकेली थी, तो पीने का पानी जो है वो बाहर से लेके आना पड़ता था। हमारे घर से थोड़ी दूर पे ये कुआँ था, और उस टाइम पे कोई मिलता नहीं था उठवाने के लिए। मैं खड़ी रहती थी, उस टाइम पे खड़े रहते थे, कोई भी आदमी देखता तो अपने आप उठवा दिया करता। कई बार ऐसे हुआ। फिर और लेडीज़ जो थी वो उठा लेती फट से। मैंने सोचा ये उठा लेती है, मैं भी कोशिश करती हूँ। मैंने कोशिश करी तो वो टोकरी यहाँ तक लेके आई, और वो गिर गई और वो बैठ गई टोकरी। मेरे ससुर को बोला कि पिताजी आप कहो तो मैं बाल्टी में पानी ले आऊं। तो बोले बेटा कोई बात नहीं, जैसे भी अच्छा लगता है वैसे कर लो। मैंने कहा कहीं आस पड़ोस के लोग ऐसे बोले ना कि भाई बाल्टी में पानी लाती है। बोली कोई बात नहीं बेटा, 2-4 दिन बोलेंगे फिर सब चुप हो जाएंगे। तो मैं दोनों हाथों में बाल्टी लेके जाती थी और कुएं से भर के लाती थी, ज्यादा दूर नहीं था। और आस पड़ोस के लोगों ने कुछ दिन तो बोला, जैसे कोई बाहर से आता कहते ये बहू देखो बाल्टी लेके पानी लेके आ रही, हाथ दोनों हाथों में। तो कहते ये ऐसे लेके आती है ये तो मैं बाल्टी से लेके आती थी बेटे पानी। आंटी उस टाइम पे जो चक्की वगैरह चलाते थे, आटा पीसते थे, तो आपने नहीं कर रखा वो काम? मेरे बाबा जी मेरे से बहुत प्यार करते थे बेटे। और जैसे मैं देर में सुबह सो के उठती थी ना, 10 बजे कॉलेज लगता था, तो मेरी माँ कहती कि उठने दो इसको, उठा लो, फिर अभी जाएगी सास पिसवाएगी। तो मेरे बाबूजी को थोड़ी चिंता सी होगी। लेकिन जब मैं शादी होके आई, मैं फर्स्ट टाइम आई, मतलब शादी होके 2 साल के बाद आई, तो मेरी सास गेहूं लेके आई एक उसमें प्रांत में, और बोली पीस लेगी ना। मैं कुछ बोली नहीं, चुप होगी। फिर हंसती वापिस चली गई, बोली नहीं रहने दे, मैं तो ऐसी बोल रही थी। तो मैंने मेरे से नहीं पिसवाया। बड़ी अच्छी बात आंटी, उस टाइम पे तो मतलब सबसे पिसवाते थे, आपकी किस्मत बहुत अच्छी थी। मेरी सास बेटे बहुत लाड करती थी, मेरे से बहुत प्यार करती थी। एक बार मेरी सास की कुल्ली टूटती थी और मेडिकल में एडमिट थी, तो मेरी जिठानी और ननद उनके पास रहती थी। ननद रात को रहती थी, और मैं जैसे शनिवार की छुट्टी होती तो शाम को जाती, रात को मैं चली गई वहां पे। तो सुबह उठ के मेरी ननद बोली कि माँ आज पता चला है कि बहू कितनी प्यारी लगती है। बोली क्यों माँ? बोली कितनी बार बाथरूम जाती थी, रात को आवाज लगाती थी, हे चंद्रपति बाथरूम जाऊंगी बाथरूम जाऊंगी। और आज केवल 3 बार बाथरूम किया है, आवाज नहीं लगाई, मेरा कमीज पकड़ के ऐसे खींचा है, चंद्रपति बाथरूम जाऊंगी, कहीं मेरी बहू ना उठ जाए। तो मेरी सास बोली तुझे क्या पता, सारा दिन यहाँ बैठी रहती है, ये सुबह घर का करके जाती है, फिर सर्विस करके आती है, और फिर आके घर का भी करती है। तो मैं अपनी सास के पास डेली जाया करती जब तक वो हॉस्पिटल में मेडिकल में एडमिट रही। और उनको मतलब मेरा खाना अच्छा लगता था, जैसे दाल या फुल्का। वैसे तो वो प्राइवेट रूम ले रखा था मेडिकल में, तो वहाँ खाना अच्छा नहीं था, लेकिन मैं उनको डेली उनके पास जाया करती थी रात को मिलने के लिए। और उनको ब्लड की जरूरत होगी कि ब्लड देना पड़ेगा, तो मेरी सास बोली कि जीवनी का और सूरज पान का नहीं लेना है। मेरी जिठानी बोली आज पता चला माता जी आपको छोटी बहुत ज्यादा प्यारी है और बड़ा बेटा। तो सास भी बेटे बहुत लाड प्यार करते थे मेरे से। बहुत अच्छा परिवार है इनका भी। बड़ी अच्छी बात है आंटी। हम सारी फैमिली मतलब बेस्ट को हंसी मजाक करते, बातें भी करते। हमारी फैमिली में बहुत प्यार है बेटे, यहाँ भी मेरे ससुराल में भी दोनों भाइयों का, उनके बच्चों का, हमारे बच्चों का आपस में, मेरी जिठानी और मैं, हमारा बिल्कुल सभी बहनों का भी नहीं होता, इतना प्यार है। सब जोड़ भी कहते हैं, हम कहीं जाते हैं तो इकट्ठे जाते हैं। मेरी जिठानी मेरी मैं कहीं भी नहीं जाती, कहती तू चलेगी तो मैं जाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगी। बड़ी अच्छी बात है आंटी। तो रहते थे बेटे, हम्म, मतलब बच्चे भी नहीं होते उस टाइम तक। वो मतलब 1000 गज का बड़ा प्लॉट था, और उसके अंदर 2 रूम सेट बना हुआ था। उसके बीच में एक गाड़ी खड़ी थी, वो पता नहीं वो खराब थी क्या था, उसको कभी कोई नहीं लेके जाता था। और मेरे मतलब जेठ की लड़की जो है वो हमारे पास गई हुई थी, और उसमें कोई संगीत का प्रोग्राम था, वो बुलाने आ गए। मेरे को कुछ काम था, मैंने कहा वो संतोष संतोष ली था बेटा, तो तेरे अंकल जी संतोष को छोड़ने चले गए। और ये अंदर थे, मैं वो गाड़ी की खिड़की खोल के गाड़ी में बैठ गई, और ये लेके आए उसको, तो देखे तेरी चाची कहाँ गई, मैं तो कहीं दिखू ना,
इधर उधर देखा तो फिर ये घबरा गई। मतलब हम रहते थे वो थोड़ा बाहर बाई सा था, मतलब एकदम से शहर के अंदर ना होके थोड़े मतलब खेत से पड़ते थे पास में। हाँ तो जी। ये बोले मैं पूछ के आ, कहीं नहीं मिले मैं। फिर फिर अंकल जी चिंता में बैठ गए, इन्होंने सोचा कि कोई उठा ले गया, चेन वेन गले में ये सब कुछ पहन रखी थी, ऐसे चिंता करके बैठ गए। तो एकदम से मेरे को हंसी आ गई। मेरी बोली कि दादाजी आंटी हंस रही हैं, चाची हंस रही हैं। तो फिर इधर उधर देखा तो मैं गाड़ी में बैठी थी, फिर मेरे को पकड़ के खींच के लाए, बहुत गुस्सा किया। बोले तेरे को पता है कितनी चिंता होगी थी मेरे को। तो आप तो टेस्ट ले रहे थे अंकल जी का कि चिंता करते हैं कि नहीं आपकी। हाँ बेटे। ऐसे ही बहुत सी बातें बचाया करती थी। हाँ जी आंटी सही। इसीलिए मैं इतना सब कुछ कर पाई। अगर मेरी सास मेरे को कोऑपरेट नहीं करती तो शायद मैं इतना नहीं कर पाती। उसके बाद मैंने एमए किया। एमए फाइनल का जब मैंने एग्जाम किया तो ट्विंस हुए मेरे, एक बेटा और बेटी। तो इस तरह से मैंने अपनी पढ़ाई जारी रखी, जबकि परिवार वाले सभी कह रहे थे कि भाई कच्ची जच्चा है, ऐसे में पढ़ना नहीं चाहिए, आंखें खराब हो जाएंगी। लेकिन मैंने सोचा मैंने इतनी मेहनत कर रखी है, उसके बाद तो बहुत मुश्किल होगा। और फिर भी मैंने जैसे तैसे करके एग्जाम दे दिया। फिर जॉब किस टाइम लगी आंटी आपकी? जॉब लगी बेटा मेरी 85 में। अच्छा। गवर्नमेंट जॉब तो पहले नहीं लगी बेटा, लेकिन प्राइवेट जॉब तेरे अंकल जी ने नहीं करने दी मेरे को। कहते घर से आदमी खोना है, तेरे बच्चे हैं, इन बच्चों को संभाल। सबसे बड़ी ड्यूटी तेरी बच्चों को संभालना है। तो मैंने 85 में ज्वाइन की बेटे गवर्नमेंट जॉब। तो अंकल जी किस डिपार्टमेंट में थे आंटी? अंकल जी एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे बेटे। ये साइंस मास्टर थे, बीएससी बीएड कर रखी थी। इन्होंने भी उसके बाद फिर एमए की पॉलिटिकल साइंस से, और ये लेक्चरर प्रमोट हुए, और फिर इनका एज हेडमास्टर प्रमोशन हो गया। और भी इन्होंने फिर एलएलबी भी की। अच्छा अच्छा। तो आपका जो सिलेक्शन था आंटी वो किस जॉब में हुआ? होम साइंस रिसर्च, टीजीटी बेटा। अच्छा, तो कितने साल जॉब की आंटी? 26 साल की बेटे मैंने। 26 साल जॉब की। आपका नाम बड़ा अच्छा आंटी, जीवनी। किसने रखा था आपका नाम? असल में मेरी माँ के 5 बच्चे हुए, और उनमें से केवल एक मैं ही बची। अच्छा आंटी। तो उन दिनों में मेडिकल साइंस हमारी इतनी एडवांस नहीं थी। सभी को निमोनिया आया और वो चले गए। तो मैं बची, मेरी दादी चाहती थी कि भाई कम से कम ये बेटी जीती रहे। मेरी दादी ने मेरा नाम जीएम ने रखा, और इन्होंने शादी के बाद चेंज करने के लिए बोला नाम। तो मैं कहा नहीं, मेरी दादी ने मेरा नाम रखा हुआ है, मैं इसे चेंज नहीं करवाऊंगी। और इसी नाम से जो है मैं जिंदा रही समझो, क्योंकि बचपन में मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। और बड़े होने के बाद बेटे मेरे 3-4 ऐसे एक्सीडेंट हुए थे कि मेरा बचना बहुत मुश्किल था। मैं सोचती हूँ कि मेरी दादी का लाड और प्यार और आशीर्वाद है जिसके कारण जो है मैं बच पाई, इसीलिए मेरा नाम जीवनी रखा। अच्छा आंटी। तो आंटी आपने रेडियो प्रोग्राम्स में भी काम कर रखा है, तो वो आइडिया कहाँ से आया आंटी आपको? वो जैसे पास पड़ोस में कोई संगीत का प्रोग्राम होता था बेटे, तो मेरे को बुलाने आते थे। तेरे अंकल जी बोले तेरे को इतने गीत आते हैं, तो आकाशवाणी पे प्रोग्राम क्यों नहीं देती है। तो मैंने सोचा भाई चलो आप कहते हो तो ऐसा कर लेंगे। फिर हमने अप्लाई कर दिया, और ऑडिशन टेस्ट के लिए मेरे को बुला लिया। उसमें मैं पास हो गई, और मेरे को टाइम टू टाइम वहां बुलाया जाता था। रेडियो प्रोग्राम में आंटी किस प्रोग्राम में आपने पार्टिसिपेट किया? वो संगीत में बेटा। अच्छा। हाँ, तो सबसे पहले आंटी कौन सा गीत गाया था आपने वहां पे, याद है आपको? अभी 2 लाइन सुनाओगे? गा था बेटे। हाँ जी। सखिया बोली मारती तन लेन नहीं आया, बोली मत ना मारी ओए मार हेली की चढ़ाई, हेली परत उतर आए की माता घबराई, लेण बहुन मत जाइए बेटा करगी लड़ाई, जब तक क्यों ना नाटगिरी मेरी आई थी सगाई, घर घर शक्कर बांट तिरी तन देवत बधाई। अच्छा, ये ये गाया गीत बेटे। गाया था आंटी सबसे पहले। बहुत बढ़िया आंटी। तो आंटी जैसे आप इकलौते थे,
आप कितने साल के थे जब आपके पेरेंट्स एक्सपायर हुए? मेरे पिताजी 86 में एक्सपायर हुए हैं बेटा। अच्छा, तो आपने आपकी जमीन का आंटी कैसे डिसीजन लिया कि आप आपके चाचा के बेटे हैं जो उनको दे देनी चाहिए? क्योंकि आजकल की लड़कियां तो आंटी केस कर करके खुद के सगे भाइयों से भी ले लेती हैं। ऐसा बेटे, हमारी जॉइंट फैमिली थी और 6 आदमियों के बीच में मैं एक बच्चा थी। मेरी चाची जी को भी बच्चे बहुत देर से हुए थे हम्म। और जब उनको लड़का हुआ बड़ा, उसके बाद ये 6 साल के बाद फिर मेरे 2 भाई छोटे हुए। तो बड़ा जो भाई है मेरा, वो इतना ज्यादा पढ़ लिख नहीं पाया, बहुत लाड प्यार में रखा गया उसको, क्योंकि काफी दिन के बाद घर में बच्चा आया था। तो वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए मैंने अपनी सारी जमीन जायदाद अपने भाई के नाम करवा दी। तो वो आंटी अब आपको बुलाते हैं, आपके सारे काम करते हैं? वो जैसे बोलते हैं अपने बात छुच्छक ये सारे काम करते हैं? वो भाई तो बुलाते ही बुलाते हैं बेटा। विशेष बात यह है कि मेरे जो और 2 भाई हैं, वो भी मेरे को उतना ही आदर और सम्मान देते हैं घर में, जैसे वो भाई देता है। तीनों भाभियां मेरा बहुत सम्मान करती हैं, बहुत आदर और सम्मान देती हैं। उनके घर में कोई भी फंक्शन होता है या आयोजन होता है तो मेरे बिना पूरा नहीं होता है, बल्कि मेरे भाई कहते हैं कि जी 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 बोलते हैं, वो दीदी नहीं कहते, कि जी, आप देखो हमारे घर में माँ बाप जी तो रहे नहीं, आप भी हमारे सीनियर हो, तो मेरे से सलाह लेके ही वो सारे काम करते हैं। वो बहुत अच्छी बहुत बात है। तो आंटी जो आजकल ये लड़कियां इस टाइप के केस करती हैं जमीन पे, अपने मायके वाली जमीन पे, तो उन लड़कियों को क्या कहना चाहोगे आप? नहीं बेटा, देखो पैसा जमीन जायदाद ये इतनी बड़ी चीज नहीं है। सबसे बड़ी तो प्यार प्रेम और प्रीत होती है बेटे। अगर आपस में भाई बहनों का प्यार प्रेम प्रीत बनी रहे तो इससे बड़ी कोई भी चीज नहीं मानती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हो आंटी। आपने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है आंटी, कहाँ से दिमाग में आया आपके कि यूट्यूब चैनल बना लेना चाहिए? देखिए ये जो कोरोना आया ना, कोरोना टाइम में सब ऐसे हो गए थे, कहीं आना जाना सब काफी बंद हो गया। हम्म। और जो छोटा बेटा है ना, मेरे बेटे तीनों ही बहुत परोपकारी हैं। तो वो शाम को मीटिंग लिया करता। उस दौरान कुछ लोगों की सर्विस जो है जा चुकी थी, लोग घर बैठे थे। तो उसके दिमाग में ये आइडिया आया कि भाई मैं लोगों को सलाह दूं कि यूट्यूब चैनल बनाए। और वो मीटिंग लेता था तो मेरा बहू और बेटा भी बैठते थे और मैं भी सुनती थी। तो वो कहता था कि यूट्यूब के ऊपर आप अपना टैलेंट दिखाओ, सभी के अंदर टैलेंट होता है, तो आप अपना टैलेंट दिखाओ। उसने कई बच्चों को रोजगार भी दिलाया है, बहुत कुछ सिखाया भी है। तो मेरी जो बहू थी वो सोनिका, वो भी पास में बैठी थी। उसके दिमाग में बात आई कि अरे इतने बातें सुन रहे हो, मम्मी में इतना टैलेंट है, मम्मी को इतने गीत आते हैं, मम्मी का क्यों नहीं चैनल बनाते हो? तो बेटे ने फोन कर दिया छोटे बेटे के पास और उसने कहा मेरे दिमाग में तो ये बात कभी आई नहीं। और इसने कहा कि मम्मी एक बार आप कोई गीत गा के सुनाओ। तो उस टाइम पे बेटे मेरे को खांसी हो रही थी और मेरा गला बहुत ही खराब था। मैं कहा भाई मेरा तो बेटा बहुत गला खराब हो, बोला कुछ नहीं होता मम्मी थोड़ा सा गा दो। तो मैंने एक गीत गाया और बेटे ने रिकॉर्डिंग कर ली और बेटे के पास भेज दिया। और उसने चैनल बना के अगले दिन ही वो पब्लिश कर दिया। जबकि मैंने फोन करके उसको बोला कि बेटा मत डालना, ये बहुत अच्छा नहीं है, मेरा गला बहुत खराब है। तो बोला मम्मी मेरे को तो अच्छा लगा और मैंने डाल दिया, अब आपको रोजाना एक गीत गाना है। ऐसे होया बेटे। और दूसरी बात ये भी थी कि जो मेरा बड़ा भाई है, हमारे परिवार में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई थी बेटा। उसका एक ही बेटा था और वो एक्सीडेंट में चला गया। तो हम पूरा ही परिवार हमारा बहुत सदमे में था, इसकी भरपाई हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से भी मैं बहुत परेशान रहती थी। तो बहू ने सोचा कि मम्मी का थोड़ा ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा और इस तरह ये चैनल शुरू किया। तो आंटी आपने गीत गाने कब शुरू किए थे? मतलब सीखे कैसे आंटी आपने? आप तो जैसे बाहर रहते थे आपके पेरेंट्स के साथ और पढ़ाई भी करते थे, तो गीतों में इंटरेस्ट कैसे पैदा हुआ आपका? 10वीं तक तो बेटे मैं गांव में ही रही, गांव में पढ़ी। और मेरी दादी जो थी ना, मेरी दादी को काला मोतिया आ गया था बेटा। उस टाइम पे सफल इलाज नहीं होता था काला मोतिया का, आजकल तो होने लगे हैं। उस टाइम पे काला मोतिया का सही इलाज नहीं होता था। ऑपरेशन तो हमने करवाया लेकिन वो देख नहीं पाई। तो उन दिनों में बड़े आदमी का अड़ोसी पड़ोसी बहुत सम्मान करते थे। सारे मोहल्ले की औरतें आके हमारे घर में शाम को सत्संग किया करती। और मैं बहुत छोटी सी थी, मैं अपनी माँ के साथ बैठ जाया करती, वो सुना करती। वहीं से ये बीज हुआ बेटे, वहीं से। और मेरे को अच्छा लगा बहुत। और धीरे धीरे मैं
गाने लगी। मेरी दादी मेरे से बहुत प्यार करती थी और बहुत अच्छा लगा उनको मेरा ये गाना। ऐसे धीरे धीरे मेरी मतलब ये कला जो है वो विकसित होती चली। बहुत अच्छी बात आंटी। और शादी के बाद भी मतलब अंकल ने भी साथ दिया आपका, अंकल जी ने हाँ आपको उसमें रेडियो प्रोग्राम में भी भेज दिया फिर? हाँ हाँ, अंकल भी खूब खुले विचारों के हैं बेटे। और अंकल गांव में रहते थे ना, जैसे तो पहले क्या करा करते, दो भाई हैं तो एक नौकरी कर लेगा और एक जिम्मेदारा कर लेगा। तो बड़े भाई को तो पढ़ने बिठा दिया और इनको कहते कि भी नहीं पढ़ाएंगे। लेकिन उस टाइम पे गांव में स्कूल भी नहीं था, तो पहाड़ में क्लास लगा करती और ये लुक छिप के वहां जाके बैठ जाया करते। टीचर कहते कि आपका बेटा इतना इंटेलिजेंट है, इसको क्यों नहीं पढ़ाते हो, और घर वाले नहीं भेजते थे। लेकिन फिर भी टीचर्स की बात इनकी माँ और पिताजी को माननी पड़ी और इन्होंने बहुत अच्छा किया। 5वीं तक तो ये गांव में पढ़े, फिर 8वीं तक करोंथा पास में है वहां पढ़े, और उसके बाद फिर सादोल पब्लिक स्कूल बीकानेर में एडमिशन करवा दिया इनका। सीनियर सेकेंडरी इन्होंने वहां से की और बीएससी इन्होंने जाट कॉलेज रोहतक से की। ये बेस्ट एथलीट थे अपने टाइम के बेटे। और तेरे अंकल जी मैं क्या कहूँ, जीनियस हैं। अच्छा अच्छा आंटी, बड़ी अच्छी बात है। बहुत ज्यादा नॉलेज है बेटे, इतना ज्ञान भरा पड़ा है। किसी भी टॉपिक पे बात कर लो, उसी टॉपिक के ऊपर ये मतलब इतना सब कुछ बता देते हैं। अच्छी बात है आंटी, अंकल जी का भी इंटरव्यू ले लेंगे नेक्स्ट टाइम। हाँ हाँ बेटे। बल्कि ये बड़ा बेटा है ना, उसके बच्चे गुड़गांव पढ़ते थे शिवनाथ स्कूल में। हाँ जी। तो जैसे आपस में बात हो जाती है ना टीचर्स के साथ है, तो पोते ने बता दिया हुआ कभी कि मेरे दादाजी बेस्ट एथलीट रहे हैं। तो स्पोर्ट्स डे पे उनका मैसेज आया न कि तेरे दादाजी से पूछ लेना, परिवार में बात कर लेना, अगर कहें तो हम उनको चीफ गेस्ट बुलाना चाहते हैं। बड़ी अच्छी बात आंटी। उस स्कूल में बेटा मतलब ये ट्रेडिशन था कि किसी वीआईपी को चीफ गेस्ट नहीं बुलाते थे, बल्कि बच्चों के फैमिली में से चीफ गेस्ट किसी को बुलाते थे। और अंकल गए और इन्होंने बच्चों के साथ खूब एंजॉय किया, लेक्चर भी दिया। वो वीडियो अब तक हमारे पास है। अच्छा अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आंटी आपके? 3 बेटे हैं बेटा मेरे पास। अच्छा, क्या करते हैं आंटी? बड़ा बेटा मेरा नॉर्वे में सेटल्ड है बेटा। ओस्लो जो कि नॉर्वे की कैपिटल है, वहाँ डीएनबी बैंक में वो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है। और 20 का बेटा मेरा है, ये वेटनरी सर्जन है और बहु साइंटिस्ट है। और छोटा बेटा मेरा यूके में स्कॉटलैंड में एडिनबरा जो कि स्कॉटलैंड की कैपिटल है, वहाँ बैंक में एचआर स्पेशलिस्ट। आंटी मतलब सारी फैमिली वेल सेटल्ड आंटी, फ्री हो रखे हो बिल्कुल। हाँ, भगवान का आशीर्वाद है बेटे। अच्छा, आपने आंटी यूट्यूब पे जैसे गीत गा के डालने शुरू किए, तो कई फैमिली तो सपोर्ट नहीं करती, तो आपकी फैमिली तो वैसे ही खैर एजुकेटेड भी है और आपके साथ भी रही है स्टार्टिंग से ही, तो किसी ने कुछ बोला नहीं आपको? बेटे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। बल्कि जब मैं आकाशवाणी पे प्रोग्राम दिया करती तो करोंता स्टेशन था मेरा, और वहाँ प्रिंसिपल थी मिसिस बजाज, मिसिस पुलन कौर बजाज। और अनाउंस जैसे हो जाता, पहले कई दिन पहले लेटर आ जाता था कि फलाने दिन आपका प्रोग्राम होगा रेडियो पर। 5 गीत मतलब गाए जाते थे बेटा। 10 बजे मुझे वहां पहुंचना होता था। 5 गीत लिख के पहले वो गीत चेक होते थे, और फिर 12 बजे एक प्रोग्राम होता था, पनगढ़ प्रोग्राम। उसमें मेरा लाइव प्रोग्राम होता था और 4 गीत जो है वो रिकॉर्ड कर लिए जाते थे। वो सुबह शाम प्रोग्राम आता था हरियाणी लोक संगीत का, एक सुबह 6:20 पे, एक शाम को 6:20 पे। तो वो दोनों टाइम 2-2 गीत मेरे तब रिकॉर्ड ही बजाए जाते थे। तो किसी ने भी ऑब्जेक्शन किया, स्कूल में प्रिंसिपल बोल दिया करती बच्चों को कि कल सबको रेडियो लेके आना है। और ऑफिस में भी मैडम के पास भी, वो सब क्लासेस में भी रेडियो रखे होते थे और मेरा सब गाना सुनते थे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता था। गांव में भी, हमारे गांव में भी, रिश्तेदारी में भी सबको पता होता था कि ये प्रोग्राम होगा, और सब मेरा प्रोग्राम सुनते थे। मेरे को बहुत अच्छा लगता था। हाँ जी आंटी, पहले आपके टाइम पे तो मतलब रेडियो हर घर में होता था और सब रेडियो पे ही सुनते थे, उस टाइम टीवी तो बहुत कम होते थे। रेडियो पर ही सुनते थे बेटे। बल्कि मेरी माँ मेरे भाई को बोलती रही, इस रेडियो ने फोड़ दो ना, निकाल लो ना इसमें तो इसने। जैसे मेरे प्रोग्राम हुए बेटे चालू चैनल पे, तो मेरी जेठानी सुनती थी। भाई सभी को शौक होता है सुनने का। फिर रोज एक गीत डालती, मतलब हर तरह के गीत में डालती। तो एक बार हम गए हुए थे मेरे देश जी के घर, और हम बैठे थे तो कहने लगे कि इतने गीत याद हैं, इतने गीत गाती हो
इतना दिमाग था तो आईएएस की तैयारी क्यों नहीं की, कहीं आईएएस बन जाती। हाँ, और यह मेरा शौक था बेटे, मेरा शौक था। वो बस बच्चों को यही लगा मेरा शौक पूरा हो जाएगा ये। और मेरे को मतलब इस क्षेत्र में हर तरह के गीत मैं गा लेती हूँ। कोई भी संस्कृत क्षेत्र जो छोटा नहीं है, जैसे शादी के हैं, बांध बैठाने के हैं, घुड़चढ़ी के हैं, फेरों के हैं, या तेल उतारने के हैं, तेल चढ़ाने के हैं, या सेहरा बनता है उस टाइम के हैं, बहू उतारने के हैं, बनना है, बन्नी है, भात है, मतलब हर तरह के गीत मैं गा लेती हूँ। और मैंने यूट्यूब पे अपने चैनल पर सब तरह के गीत ये डाल। और अकेले ही गा लेते हो आंटी, मतलब साथ में साथ भी नहीं चाहिए होता, अकेला गाना इतना आसान नहीं है आंटी। बल्कि एक बहन है, वो 85 वर्ष की हैं, वो आती हैं पार्क में, और उनको भी थोड़ा शौक है, तो सुबह जैसे योगा कर लेते हैं, एक्सरसाइज कर लेते हैं, और एक दो भजन या गीत उनको सुना देती हूँ, तो वो खुश हो जाती हैं रोज। बड़ी अच्छी बात आंटी। और आंटी 72 ईयर्स के हो रखे हो आप, तो इस टाइम पे आप फिट कैसे हो? अपने आप को मतलब इतना मोटिवेट रखना, इतना एक्टिव रखना, और अकेले ही आप गीत भी गा के चैनल पे डाल देते हो, तो क्या राज है इसके पीछे? बेटा मैं योगा डेली करती हूँ, योगा, एक्सरसाइज, और जितना मेरे से होता है अपने हल्का फुल्का काम। ये नहीं मैं बेड पे लेटी रहूं, ऐसी आदत नहीं है मेरी, मैं अपने आप को एक्टिव रखती हूँ। क्योंकि इस एज में एक्टिव रखना आंटी इतना आसान नहीं है, 72 ईयर्स ओल्ड में भी। बड़े अच्छा, अच्छी बात है, बिल्कुल सही आंटी। हाँ आंटी बेटे। इंडिया से बाहर भी कहीं विजिट की है आपने? हाँ बेटे, सबसे पहले हम नीदरलैंड गए, एम्स्टर्डम, जो नीदरलैंड की कैपिटल है। छोटा बेटा मेरा वहाँ था उस टाइम पे, शादी भी नहीं हुई थी उसकी, तो हम गए थे बेटे। फिर वो हमें वहां से लेके गया था घुमाने के लिए बेल्जियम, ब्रुसेल्स, जो बेल्जियम की कैपिटल है, वहां घूम के आए हम, और आसपास भी घुमाए। बड़े बेटे के पास हम गए नॉर्वे, तो उन्होंने हमें बहुत घुमाया। उन्होंने ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रिया गए हम, और एक दो जगह और वियना, ऐसी कई जगह पे हम गए। और क्रूज पे भी गए, लेके गया था बेटा हमें जर्मनी बेटा। अच्छा आंटी, मतलब काफी जगह पे विजिट कर रखी है आपने। आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से फ्री हो रखे हो आंटी इस टाइम पे, तो अब आप समाज के लिए क्या अच्छा करना चाहते हो? समाज के लिए ये है बेटा कि एक दूसरे को अगर जरूरत होती है किसी सहारे की, किसी कार्य की, तो उसको हमें सहारा देना चाहिए। आपस में प्रेम प्रीत से रहना चाहिए। प्यार जैसी चीज, प्रेम जैसी चीज जगत में कोई भी नहीं है। अगर एक दूसरे के हम सहारा देते हैं, मदद करते हैं, तो हमारा मन भी खुश होता है, और उसके मन से जो दुआएं निकलती हैं वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। मैं किसी के लिए कुछ अच्छा करती हूँ, और अगर वो इंसान खुश हो जाता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। जीवन की जर्नी भी बड़ी अच्छी थी। आपने 1952 में पैदा होके पढ़ाई की अच्छी, और अपनी फैमिली भी वेल सेटल्ड कर रखी है। और दूसरा दूसरा आपने मतलब प्रॉपर्टी का लालच बिल्कुल नहीं किया, वो भी अपने भाई को दे के आए हो आप, चाचा के बेटे को। तो आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रखा है। और आजकल की लड़कियों के लिए भी एक अच्छा मैसेज है कि जो अपने सगे भाइयों के साथ जमीन के हाँ बेटे। केस लड़ती रहती हैं। पर आंटी हाँ इस बेटे। बात पे मैं एक और बात कहूंगी आंटी, कुछ भाई भी ऐसे हो रखे हैं जो अपनी बहनों को पूछते ही नहीं है, तो क्या उन बहनों को ये करना चाहिए कि वो जमीन लेनी चाहिए? देखो बेटा, अब ये तो उनकी अपनी सोच है। बाकी जमीन में क्या रखा है, सब कुछ प्रेम प्रीत में है, जमीन में कुछ भी नहीं है। अपना यू क्या करें, अपनी कमाई तो पूरे पटा करें बेटे। अगर हम अच्छा करेंगे तो भगवान सब कुछ कर देगा। और मैं तो ये कहती हूँ, अगर हम किसी को कुछ देते हैं तो हमें वहां से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। भगवान हमें कहीं से भी दे देता है, भरपाई करता है जरूर। हाँ जी। मैं ये सोचती हूँ, अगर हम किसी के हेल्प करते हैं फाइनेंशियली, हम्म। तो हम ये सोचते हैं कि फलाने आदमी को हमने ये दे दिया, उसके लिए ये कर दिया, और हम सोचते हैं कि भी वहां से हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। तो ऐसा नहीं है। भगवान हमें वो भरपाई जरूर करता है, जो हम कुछ करते हैं उसके बदले में हमें कई गुना देता है, लेकिन हमारी भावना अच्छी होनी चाहिए। बड़े बहुत अच्छी बात बताई आंटी आपने। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहोगे आंटी वीडियो के माध्यम से? वो समाज को मैं यही मैसेज देना चाहूंगी बेटे कि भाई बहनों का आपस में प्रेम होना चाहिए, ननद भाव का भी प्रेम होना चाहिए। प्रेम से, अगर हम प्रेम में रहेंगे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। लड़ाई झगड़े कलह कलेश में रहेंगे तो हम अपना विकास न कर पाएंगे, बल्कि उल्टे सीधे चीजों में हम नीचे जाएंगे, ऊपर नहीं चढ़ेंगे।
तो हमें उन्नति करने के लिए, अपने परिवार को ऊपर ले जाने के लिए शांति और प्रेम भाव की बहुत ही ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े में कुछ भी नहीं रखा है। बल्कि मेरे कज़न जो हैं, उनका परिवार है वहाँ पे, मेरे पिताजी के 4 भाई थे, वो भी मेरे को बहुत आदर और सम्मान देते हैं और हर आयोजन पे वो मेरे को भी ज़रूर बुलाते हैं। अड़ोस-पड़ोस में भी मेरे को बहुत सम्मान देते हैं। बड़ा अच्छा संदेश दिया आंटी आपने कि सबको शांति से रहना चाहिए। बहुत ही बढ़िया विचार लगे आंटी आपके, और आपने टाइम निकाला हमारे लिए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद आंटी। और आपके सभी दर्शकों को वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद और सबको मेरी राम राम। राम राम आंटी, जय हिंद। जय हिंद।